नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में चल रहा था वर्णमाला। और वर्णमाला में मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका था स्वरों के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। और मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। यदि हम भाग की बात करेंगे तो 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम एक कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। जिसमें से एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। स्वर हम बिल्कुल डीपली पढ़ चुके थे कि स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, सजातीय विजातीय स्वर क्या होते हैं, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है, कि हरस स्वर कौन से हैं, मूल स्वर कौन से हैं। हम टोटल देख चुके थे कि मात्रा किसकी नहीं होती। लेकिन आज हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे नंबर 2 पार्ट इसका, जिसमें है व्यंजन। रट्टा मारने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे व्यंजनों को, और व्यंजनों की परिभाषा भी आसानी से याद करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेखपाल की वैकेंसियां बहुत जल्द आने वाली हैं, यानी नवंबर तक वैकेंसियां आ जाएंगी, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी चल रहा है, और जिनकी हाइट है उनके पास लकी चांस है एसएससी जीडी का, ठीक है। लगभग 25,000 वैकेंसियां हैं, और 25,000 बहुत होती हैं, आपको एक चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं आता, ध्यान रखें, ठीक है। जिनकी हाइट है उनके पास गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है एसएससी यानी सेंट्रल की जॉब पाने का, ठीक है। बात करते हैं हम व्यंजन की। ऐसा मान लीजिए, सपोज कीजिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कै कबूतर है, ये कबूतर जो है ये किससे मिलकर बना है, आधा कै प्लस ऐसे मिलकर के बना है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए, यदि मैं यहाँ पर स्वर लिख दूँ, ए लिख दूँ, आप सभी जानते हैं कि ये किसी के सहयोग से मिलकर नहीं बना होता, ठीक है। लेकिन जो हमारा व्यंजन है कै, ये कै प्लस ए के योग से मिलकर बना है। अब एक बात बताइए, यदि मैं कहूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो मैं स्वतंत्र हुआ, या फिर एक व्यक्ति वो है कि जो मेरे ऊपर निर्भर है तो वो स्वतंत्र हुआ। यानी मैं स्वतंत्र हुआ ना, क्योंकि मैं स्वयं के पैरों पर खड़ा हूँ, अर्थात ये अपने पैरों पर खड़े हैं। तो हम स्वरों को कहते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं और किसी के सहयोग से मिलकर नहीं बने होते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या काम करा, जो हमारा व्यंजन है वो किससे मिलकर बना है, स्वर से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते बल्कि स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और यदि आपसे कहा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यदि आपसे संख्या पूछे तो संख्या होती है 33 या 35। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि दोनों ही ऑप्शन में दिए जाएं तो आपको लगाना होगा 33, ठीक है। क्योंकि 33 हमारे मूल व्यंजन थे, अर्थात जब पाणिनि ने हमारी हिंदी की वर्णमाला दी थी तो उस समय केवल 33 ही व्यंजन थे। उसके बाद 2 व्यंजन और जुड़े, जिन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन या विकसित व्यंजन, और उसी के बाद 4 और जुड़े, यानी संयुक्त व्यंजन। बाद में जाकर के यदि आपसे पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी होती है, यदि आपसे व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो आप सभी जानते हैं कितनी होती है, 39 होती है। यानी हमारे कुल व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं। लेकिन केवल संख्या की बात की जाए तो 33 या 35 होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, यदि आपसे कहे कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, यदि क्वेश्चन कहे कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर होगा हमारा 3। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ही अलग कर दे और आपसे कहे कि कुल कितने भागों में बांटा गया है, यानी कुल भाग पूछे, तो कुल भाग होते हैं 5।
क्योंकि जब हमारी कुल संख्या 39 है तो कुल भागों में कितने में बांटा जाता है? 5 भागों में। लेकिन यदि आपसे कहे कि कितने भागों में बांटा जाता है तो 3 भागों में, और तब हमारी संख्या होती है 33 या 35। अब कौन से 3 भाग हैं और कौन से 5 भाग हैं उन्हें देख लेते हैं। यानी फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा स्पर्शी व्यंजन, दूसरे नंबर पर आता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरे नंबर पर आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, चौथे नंबर पर आता है द्विगुण व्यंजन, और 5वें नंबर पर आता है संयुक्त व्यंजन। यदि केवल हम बात करें भाग की तो ध्यान रखेंगे 3 भाग जो होते हैं वो होते हैं स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्योंकि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 या 27 होती है, ज़्यादा मान्यता 25 को दी गई है। यदि हमसे अंतस्थ की संख्या पूछे तो 4 होती है, ऊष्म संघर्षी की संख्या पूछे तो भी 4 होती है, द्विगुण की संख्या पूछे तो 2 होती है, और संयुक्त की संख्या 4 होती है। ठीक है, यानी संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 25 और 4 29 और 4 कितने हो गए? 33 हो गए। यदि हम 27 से लगाएं तो 35 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि द्विगुण व्यंजन स्पर्शी व्यंजनों में जोड़ दिए जाते हैं। और 4 संयुक्त व्यंजन, 35 और 4 कितने हो गए? 29। यानी हमारे कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39। ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते अर्थात स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या या मूल संख्या 33 या 35 होती है, तब इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। और जब हमारे कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 39, और इन्हें तब कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। और 5 के 5 आपके सामने लिखे हुए हैं, हम एक एक भाग करके पढ़ेंगे। यानी स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है, ऊष्म संघर्षी क्या होता है, द्विगुण और संयुक्त क्या होता है। ठीक है, और इसके जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन। यानी स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यानी जैसा देश वैसा भेष होता है। ठीक है, यानी अर्थात क्या है यहाँ पर? व्यंजन आप जानते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते और स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है स्पर्श, अर्थात स्पर्श करने का मतलब क्या है कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो हमारे मुख द्वार से बोले जाते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि वे वर्ण जो हमारे मुख के अलग अलग भाग से स्पर्श होकर बोले जाते हैं उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यानी वे व्यंजन जो हमारे मुख के अलग अलग भाग से स्पर्श होकर बोले जाते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो मैंने अभी बताया 25 या 27 होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इन्हें कितने वर्गों में बांटा जाता है तो यदि हम वर्गों की बात करें तो इन्हें 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, इन्हें 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण ही क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखेंगे 5 यानी वर्गीय व्यंजन कैसे। एक तालिका बना लेंगे। ठीक है,
तालिका बना लेंगे साथ साथ ही, ठीक है। यहाँ तक ही दिखाई दे रही है ना बस। ये हमारा क्या है, वर्ग है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है कंठ्य, जिसे हम कंठ कहते हैं। और कंठ में कौन कौन से वर्ग आते हैं, यानी कै, ख, ग, घ, अण। फिर नेक्स्ट आता है हमारा तालु, या फिर हम कह सकते हैं तालव्य। इसमें आता है च, छ, ज, झ, अने। फिर आता है मूर्धा, जिसे हम मूर्धन्य भी कह सकते हैं। और इसमें आता है ट, ठ, ड, या फिर हम दो द्विगुण व्यंजन भी लिख सकते हैं, ढ। इनके दो गुण होने के कारण ही इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, अण। नेक्स्ट आता है दंत्य, और इसमें आता है त, थ, द, ध, न। फिर आता है औष्ठ्य, और इसमें आते हैं हमारा प, फ, ब, भ, उर्मे। ठीक है, ये हमारा स्पर्शी व्यंजन है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, यानी जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैं आपको बता चुका था अल्पप्राण महाप्राण किसे कहते हैं। और जिसने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर के पहले अल्पप्राण और महाप्राण को समझें, यानी उसे देखें और तब जाकर के इसे देखें, तो आपको बेहतर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यानी हमारा जो वर्ग का प्रथम वर्ण होता है वो होता है अल्पप्राण। क्या होता है, अल्पप्राण होने के साथ साथ ही क्या होता है, ये अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। और दो वर्ग का दूसरा वर्ण है वो महाप्राण होता है, और महाप्राण होने के साथ साथ ही अघोष होता है। क्या होता है, अघोष। यदि हम बात करें तीसरे वर्ण की तो होता है अल्पप्राण, और अल्पप्राण के साथ ही बात करें तो होता है सघोष। यदि हम चौथे वर्ण की बात करें तो होता है महाप्राण और होता है सघोष। यदि हम बात करें पांचवें वर्ण की तो होता है अल्पप्राण और साथ में होता है सघोष। और सघोष होने के साथ साथ ही वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो होता है नासिक्य। क्या होता है, नासिक्य होता है। नासिक्य यानी अर्थात हम कह सकते हैं अनुनासिक। ठीक है, यानी अनुनासिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक या नासिक्य कहते हैं। और मैं आपको बता चुका था कि अल्पप्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा हमारे मुख से
कम मात्रा में निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और मैंने बताया था वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, और जो दूसरा और चौथा वर्ण है वही कहलाता है महाप्राण। और महाप्राण क्या होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है। मैंने आपको बताया था अघोष और सघोष क्या होते हैं, यानी अघोष वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न नहीं होती, लेकिन सघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होती है। लेकिन वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है और तीनों लास्ट के क्या होते हैं, सघोष होते हैं। बात करें हम कंठ तालु उलू की, तो ये क्या होता है, ऐसा मान लीजिए ये एक फेस है, आपने देखा होगा यदि हम कंठ की बात करें, जैसा भी बना उल्टा सीधा, ठीक है, यदि हम कंठ की बात करें तो कंठ क्या होता है। देखो आपने देखा होगा कि जब हम अपना मुंह शीशे के सामने थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो एक यहाँ पर जीभ के ऊपर एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ रहता है। उस टुकड़े से पिछला भाग ही, यानी ये वाला जो टुकड़ा है, उससे पिछला भाग ही क्या कहलाता है, ये कंठ कहलाता है, या फिर कह सकते हैं कंठ का भीतरी भाग। ठीक है, तो अर्थात कंठ, मैंने अभी बताया कि जो पीछे से हवा आएगी वो ऐसी की ऐसे ही आगे को निकल जाएगी। हम बोलेंगे कै खे गै घै ड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि अगला काम नहीं करेगा, थोड़ा ना के बराबर काम करेगा, लेकिन पीछे से हवा जैसी आएगी वैसे की वैसे ही आगे को निकल जाएगी। यदि हम तालु की बात करें तो तालु में क्या होगा, आपने देखा होगा ये जो दांत हैं हमारे अगले वाले दांत जिस मसूड़े में टच होते हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे अगले दांत हैं ये जीभ हमारी जस्ट दांतों से थोड़ा सा ऊपर स्पर्श करेगी अगले दांतों से, जब जाकर के हमारा चैवर्ग बोला जाएगा और जिसे हम कहते हैं तालु। आप बोलकर देख सकते हैं च छ जय झ अने, यानी दांतों से थोड़ा सा ऊपर मसूड़ों पर स्पर्श करेगी जिसे हम कहते हैं तालु। यदि हम बात करें मूर्धा की तो मूर्धन्य क्या होता है, तो ये तो हमारा तालु था, लेकिन जस्ट इससे पिछला भाग ही कहलाता है मूर्धा, यानी जहाँ पर हमारी जीभ पहले स्पर्श कर रही थी अब तो उससे पीछे स्पर्श करेगी, थोड़ा ज़्यादा मुड़ेगी और बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगी, जिसे हम कहेंगे मूर्धन्य। अर्थात ट ठ ड ढ अड़, अर्थात जीभ पीछे मुड़ेगी और बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगी, जिसे हम कहते हैं मूर्धन्य। यदि हम दंते की बात करें तो ये जो हमारे दोनों अगले दांत हैं, यानी अर्थात जो हमारे दोनों अगले दांत हैं इनके बीच जीभ स्पर्श करेगी, और जीभ स्पर्श करने के बाद ऐसा मान लीजिए ये दोनों दांत हैं और ये जीभ है, जब ये जीभ यहाँ पर स्पर्श करेगी तो दोनों दांत उसे दावेंगे और पीछे से जो हवा आएगी वो कट कर के बाहर निकलेगी, जब जा कर के तय वर्ग बोला जाएगा। यदि जिसके दाढ़ दांत ना हों आप उससे कहने लगो तय बोल दो तो वो तय नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उससे जीभ का दबाव सही नहीं होगा और जो हवा जैसी पीछे से आएगी वैसे की वैसे ही आगे को निकल जाएगी, क्योंकि हवा कटेगी नहीं, और जब कटेगी नहीं तो आप जानते हैं हमारा तय वर्ग नहीं बोला जाएगा। यदि हम औष्ठ्य की बात करें तो औष्ठ्य यानी होठ, अर्थात जब तक हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श ना हो जाएं तो हम अपना औष्ठ्य यानी पै वर्ग नहीं बोल सकते। पै बोल करके देख सकते हैं आप, जब तक हमारे होठ आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक हम पै वर्ग नहीं बोल सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्पर्शी व्यंजन समझ में आ गए होंगे कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, यानी वे वर्ण जो हमारे मुख के अलग अलग भाग से स्पर्श होकर बोले जाते हैं उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 से 27 होती है और इन्हें 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण ही इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम एक यानी अंतस्थ की। तो अंतस्थ क्या होते हैं, नोट तो कर लिया ही होगा, जिसने नहीं किया है वो बैक करके वीडियो को रोक करके
नोट कर सकते हैं। यदि हम बात करें अंतस्थ की, यानी हमारा नंबर 2 भाग है अंतस्थ, और अंतस्थ को देखेंगे हम कि अंतस्थ क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन, देखो ऐसा मान लेंगे कि आपने देखा ये हमारी वर्णमाला है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है स्वर और दूसरा क्या होता है व्यंजन। ध्यान से समझेंगे भैया कि एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है व्यंजन। इन दोनों के जो बीच की कड़ी है, क्या है, इन दोनों के जो बीच की कड़ी है वही कहलाता है अंतस्थ। क्या कहलाता है अंतस्थ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यानी स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है अंतस्थ कहा जाता है। और हम अंतस्थ के साथ साथ ही, यानी आप सभी जानते हैं कि ये दोनों स्वर भी और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी हैं, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं अर्ध स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अर्ध स्वर कह सकते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। ज़्यादातर ऑप्शन में क्या मिलता है यह और वह ही मिलता है और ज़्यादा नहीं दिया जाता, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अंतस्थ क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दो के बीच की कड़ी है, उन्हें हम अंतस्थ कह सकते हैं। और जब ये दोनों स्वर भी और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी हैं तो हम क्या कह सकते हैं अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। यदि हम इनकी बात करें 4 कौन से होते हैं, तो होते हैं य, रे, ले और वे। यानी य, रे, ले और वे जो होता है हमारा अंतस्थ कहलाते हैं। और यदि हम य की बात करें तो यह बोला जाता है तालु से। किससे बोला जाता है तालु से। और जो रे है ये बोला जाता है मूर्धा से, यानी अर्थात मूर्धन्य से। और लय की बात करें तो ये बोला जाता है दंत मूल से, दंत मूल या मसूड़े से। और यदि हम वै की बात करें तो वह बोला जाता है दंत ओष्ठ से, यानी दांत प्लस ओष्ठ दोनों काम करते हैं हमारे, जब जा कर के वह बोला जाता है। यदि हम बात करें दोनों की, यानी यह रे ले वह, यदि आपसे कहा जाए कि अंतस्थ अघोष होते हैं या सघोष होते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों ही क्या होते हैं सघोष होते हैं। और सघोष होने के साथ साथ ही इन्हें हम कह सकते हैं ये क्या हैं अल्प प्राण हैं। क्या हैं अल्प प्राण हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यह अल्प प्राण है या महाप्राण है, अघोष है या सघोष है। तो ये आप सभी ध्यान रखना कि जो हमारे अंतस्थ होते हैं वो सघोष होने के साथ साथ अल्प प्राण होते हैं। यदि आधे व्यक्ति सोच रहे होंगे कि यहाँ ये रै जो होता है ये वर्तस्य भी होता है, तो यदि हम जब वर्तस्य की बात करेंगे लास्ट में जा कर के, तो वहाँ पर देखेंगे कि वर्तस्य वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्तस्य वर्ण रै और लय होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर वर्तस्य वर्ण नहीं लिखा है क्योंकि वर्तस्य वर्ण और भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम पूरे चीज़ों को डिस्कस करेंगे वर्तस्य वर्ण क्या होते हैं। कि आपसे पूछा जाएगा कि लुंठित क्या है, स्वरयंत्र मुखी वर्ण क्या होता है, प्रकंपित, कोमल, कोमल तालु, कठोर तालु, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी, तो हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अभी हमें इन पर ही ध्यान देना है, ठीक है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अंतस्थ व्यंजन समझ में आ गए होंगे और स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। तो बात करेंगे हम अगली क्लास में ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की, ठीक है, और देखेंगे कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।